सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की 12th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इसके तहत हमने लास्ट लेक्चर जो कवर किया वो इस बेस पर था कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में इसलिए भी सफल पाया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो सोशल जस्टिस है। ऐसे में देश में तमाम विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, और उन डाइवर्सिटीज़ का होने का मतलब ही ये है कि उनकी डिमांड्स एक दूसरे से डाइवर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डाइवर्स हैं। और ऐसे में ये भारतीय राज्य सभी का है। जैसे एक माता पिता की सभी संतानें हैं तो प्रत्येक संतान उस माता पिता से अपने विकास के लिए, अपने लिए, अपनी इच्छाओं के अनुरूप सारे संसाधन चाहेगी। ऐसे ही इस देश से सभी डाइवर्सिटीज़, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो रूरल हैं तो अर्बन हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास हैं या फिर फार्मिंग क्लास, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं या वर्कर हैं, चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, चाहे वो वुमेन है या मैन है, तमाम तरह की ये सभी डाइवर्सिटीज़ इस भारतीय राज्य के संसाधनों में अपने विकास और अपनी इच्छा के अनुरूप अपने लिए संसाधन चाहेंगे। ऐसे में कैसे ये भारतीय राज्य उनके बीच में एक स्थायित्व बनाए रखता है, एक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, इसके लिए एक संतुलन प्रदान करना पड़ेगा, एक बैलेंस। सबसे पहले तो वो बैलेंस भारतीय राज्य के दृष्टि में होना ज़रूरी है कि वो इन डाइवर्स ग्रुप्स को कभी भी पार्शियल मैनर में ट्रीट ना करें, एक इम्पार्शियल बिहेवियर रखें, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। येट वो अगर किसी को अधिक समर्थन दे रहा है तो उसके पीछे एक तर्क हो। तो ये दृष्टिकोण विकसित करना कि वो एक संतुलन प्रदान करेगा इनको, वो एक बैलेंस प्रदान करेगा इनको, इसके लिए संविधान जो है, भारतीय राज्य कानून के आधार पर चलता है। तो वो कानून जिस प्रक्रिया से बनेंगे वो प्रक्रिया संविधान में है। वो कानून ऊपर से नीचे तक जिन संस्थाओं के द्वारा लागू होंगे वो संस्थाएं संविधान से आती हैं और संविधान की ही मर्यादा पे काम करती हैं। देश संविधान से चलता है और इसलिए फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि इस भारतीय राज्य को, जो कि कानूनों से चलेगा और कानूनों के ऊपर से नीचे तक संस्थाएं प्रभावी करेंगी, वह भारतीय राज्य एक ऐसी दृष्टि से चले जिस दृष्टि के तहत ही वो इन डाइवर्स डिमांड्स को सेटल भी करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, बैलेंस्ड रखे और सबको एनरिच होने का मौका दें। भारतीय राज्य की इस दृष्टि का स्रोत संविधान के सामाजिक न्याय के मूल में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस सोशल जस्टिस है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन तब भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो बेस, वो विज़न है जिससे आज भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है। इच्छाएं जो कि न्याय संगत हों, तर्क संगत हों। हमने इस ग्राउंड पर भी देखा कि इंडियन डेमोक्रेसी खरी उतरी, यानी कि कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और इंडिया ने अब तक 75 बरस बीत चुके हैं उन इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए तमाम समूहों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। विकास हुआ है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों के विकास की बात हो, चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, चाहे हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर से लेकर के नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, चाहे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, चाहे हमारे एक्सपोर्ट्स हों या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ही बात हम कर लें, रोज़गार से लेकर के जीडीपी तक हमने विकास किया है। इन तमाम क्षेत्रों में भारत ने नए कीर्तिमान इसलिए ही स्थापित किए कि भारत ने सबको अवसर दिया आगे बढ़ने का, और उसका कारण संविधान के द्वारा दी गई बदलते समय में बदलती सामाजिक मांगों को संवैधानिक दायरे के तहत रहते हुए ही पूरा करने की स्वतंत्रता जो संविधान ने दी। और ये स्वतंत्रता देने के लिए संविधान सक्षम हुआ क्योंकि वो सामाजिक न्याय की दृष्टि पर आधारित संविधान है। हमारे देश का जो बेसिक नॉर्म है, जो हमारे देश का एक टेनेंट है, एक विचार है, एक सोच है, वो हमारा संविधान है। और हमारे देश का जो बुनियादी विचार है वो सामाजिक न्याय ही है, वही हमारे संविधान में दिखता है। तो कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट को किस तरह से विकसित होने देना है, उन्हें एक दूसरे का राइवल नहीं बनने देना है, इस टेस्ट पे हमारी डेमोक्रेसी खरी उतरी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस को गारंटी करता है। इसलिए
हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी सोशल जस्टिस को गारंटी करने वाली कॉन्स्टिट्यूशन के उस कॉन्सेप्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान थे कभी कि भारत में पंचायतें होंगी, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन था, जिसके तहत पंचायतें ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लाने के लिए, ग्रास रूट गवर्नेंस को डेमोक्रेटिक मैनर में चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइज की गई 1992, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। महिलाओं के उत्थान हेतु, ग्राम स्वराज्य लाने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए, विकास की योजनाओं को सही ढंग से पहले तो बनाने और फिर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए हमें ग्रामीण स्तर पर एक स्वायत्तता, एक ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता थी, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से आ सकती थी, और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट से आनी चाहिए। तो इसका प्रावधान अब हम देखेंगे, और इसके द्वारा भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र के अगले टेस्ट में भारत और भारतीय संविधान भी एक स्तर पर सफल ही पाया जाएगा, क्योंकि विकास के कार्यक्रमों की बात हो या लोकतंत्र की गाथा हो, इसे लिखने में समय लगता है और एक निरंतर प्रक्रिया है। ना कोई एक दिन का इवेंट है और ना ही एक ही बार में इसका रिज़ल्ट आता है कि फेल या पास। कई कीर्तिमान स्थापित भी होते हैं और कई ऐसे लक्ष्य होते हैं जो पूरे भी नहीं हो पाते, लेकिन प्रत्येक अपूर्ण लक्ष्य, अप्राप्त लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले कई अध्यायों को जब हम पार करते हैं, कई पड़ावों को हम पार करते हैं, उसकी सफलता को बताता है। ये बात ठीक है कि फुल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पीछे कुछ समय तक नहीं हो पाई थी, लेकिन यह लक्ष्य रखा है, इसलिए 30, 50, 70, 80% तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाई। ये बात सही है कि पूर्ण रूप में हम साक्षरता नहीं दे पाए, पर यह लक्ष्य था कि 100% साक्षरता देनी है, तो हम 74% तक तो आए। तो हम जब देश को देखते हैं, जब हम एक लोकतंत्र को देखते हैं, विश्व को देखते हैं, तो कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं। कोई एक विफलता पूरी नहीं है और कोई एक सफलता भी पूरी नहीं है। प्रत्येक विफलता अपने पीछे एक स्तर की सफलता को छोड़े जाती है, और प्रत्येक सफलता आगे आने वाले बदलावों के कारण नई सफलता के लक्ष्य रखने हैं, इसकी चुनौती दी जाती है। तो ऐसे में देश एक गाथा है, एक यात्रा है। उसी के तहत हमें देखना है कि पंचायतों के माध्यम से भारत लोकतंत्र की अगली चुनौती में कैसे खरा उतरता है, उसका टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो द टॉपिक इज़ द पंचायती राज एंड द चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सामने साफ ही लिखा है द चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक बदलाव लाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक मान्यता के तहत अब लाना अनिवार्य हो गया था, तो वही यहाँ पर किया गया है। सबसे पहली चीज़ है आइडियल्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज क्या बताता है, किस दृष्टि की, किस सिद्धांत की बात करता है? एक ही लाइन अपने आप में संपूर्ण है कि इट इज़ अ गवर्नेंस बाय 5 इंडिविजुअल्स। पंच, यहाँ से 5 शब्द आते हैं, तो आप जानते हैं पंच सरपंचों का सिद्धांत आपको क्लियर है। पंच प्रधान भी हम कहते हैं या पंच परमेश्वर भी हम कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है इनका गांव के स्तर पर। तो गवर्नेंस बाय 5 इंडिविजुअल्स। आइडिया क्या है पंचायती राज का? आइडिया इज़ टू एंश्योर एट द ग्रास रूट लेवल, और यू कैन से एट द विलेज लेवल, अ फंक्शनिंग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एक कार्यरत, एक कार्य करती हुई, एक बहुत ही बहुआयामी, बहुमुखी, एक विविध लोकतांत्रिक प्रणाली प्रदान करना। एक फॉर्मेलिटी या एक डिसफंक्शनल सा प्रोसेस देना नहीं, एक रियली फंक्शनिंग और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ग्रामीण स्तर पर आए। वाइब्रेंट क्यों होगी वो समझ आएगा। ये कई क्षेत्रों में कार्य करेंगे, कई तरह से देश की और राज्यों की सरकारों की सहायता करेंगे, ये कई पिछड़े वर्गों को आगे लाने का कार्य करेंगे, तो ये बहुत ही वाइब्रेंट होगा। ओके, दैट इज़ द आइडिया। सो आइडिया इज़ टू एंश्योर एट द ग्रास रूट लेवल अ फंक्शनिंग एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन अ सोसाइटी। लेकिन
सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या पंचायती राज 1992 के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के समय में ही भारत में आया? क्या इसके पहले भारत में पंचायतें नहीं थी? भारत में पंचायतों का इतिहास उतना ही पुराना हो सकता है जितना इतिहास भारत का पुराना है। तो भारत में पंचायतें थीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो पंचायतें हमारी ट्रेडिशनल पंचायतें थीं, और ट्रेडिशनल पंचायतों में डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी का होल्ड हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था, और इसी की वजह से वो पंचायतें उन डोमिनेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को सर्व करती थीं। वो उनके प्रिविलेजेस को इंश्योर करती थीं, उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पावर को और ज़्यादा एनरिच और स्ट्रेंथन करती थीं, और तमाम डिप्राइव्ड ग्रुप्स को और भी अशक्त करती थीं, डिसएम्पावर करती थीं, वीक करती थीं। यही कारण रहा कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समय में संविधान ड्राफ्ट हो रहा था, उस समय में उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायतों का जिक्र नहीं दिया गया। बहुत से भारतीय उस समय के संविधान निर्माता जो संविधान सभा में शामिल थे, वो इसके विरुद्ध थे। उनमें एक रोष भी था, उनमें एक दुख भी था, और वो आहत भी थे कि सबसे बड़ी संस्था पंचायत, जो भारत की एक इंडिजीनियस ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में क्यों नहीं इंड्यूस किया जा रहा है? इसे करना चाहिए। गांधी जी का जो मत था, जो विश्वास था, वो भी इन संस्थाओं के प्रति था। पंचायतें गांधी जी की एक तरह से बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही फेवरेबल इंस्टीट्यूशंस थी, मैं वो भी समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अंबेडकर जो हैं वो संविधान के ड्राफ्ट में से नहीं रखते। सोचना चाहिए ना आपको कि पंचायतें यदि हमारी इंडिजीनियस और ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशंस थी, तो हमें जो ब्रिटिशर्स से मिल रहा है, हम उन इंस्टीट्यूशंस को तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जल्दी ले रहे हैं, हम पंचायतों को क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका कारण है जो अब अंबेडकर बताएंगे। अंबेडकर लिखते हैं कि पंचायतें हमारे देश में जिस रूप में स्थापित हैं, वो डोमिनेंट ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है। वो उन हमारे देश में जो पंचायतें असल में वो कास्ट पंचायतें हैं, जातीय पंचायतें, और उन्हीं डोमिनेंट ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो एग्जिस्ट कर रही हैं। वो रूल मेकर्स हैं, वो डिसीजन मेकर्स हैं, वो रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, वो उस डोमिनेंट ग्रुप का जो कल्चर है, रिचुअल्स हैं, मान्यताएं यानी कि आइडियोलॉजीज़, और जो पर्सपेक्टिव है, उसे लागू कराने में सफलता देती हैं। वो अवर्णों को और नॉन डोमिनेंट ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करती हैं। वो उन्हें सदैव अधीन बनाए रखती हैं, उन्हें भागीदारी दिए बिना। ये समावेशी नहीं हैं, ये पार्टिसिपेटरी नहीं हैं, ये महिलाओं के, अवर्णों के और निम्न स्तर के वर्णों के उत्थान हेतु पर्याप्त हैं ही नहीं। ये भारत के इस डिस्क्रिमिनेटिंग, डिप्राइविंग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यू बनाए रखने में सहायक होती हैं। यही कारण है कि अगर पंचायतों को उसी रूप में आज यहाँ रख लिया गया संविधान में, बिना सामाजिक रिफॉर्म के, बिना पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वुमेन, ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, और बिना स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, हम अगर पंचायतों को आज से ही इसमें रखते हैं, तो पंचायतें कुछ और नहीं, भारत की 90% जनसंख्या जहाँ बसती है, उस क्षेत्र को पंचायतें जब रेगुलेट करेंगी, तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर बनाए हुए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहीं यूज़लेस ना हो जाए, कहीं रिडंडेंट ना हो जाए, और पंचायतें कहीं डोमिनेंट सेक्शन का डोमिनेंस ही लोकतांत्रिक भारत में भी कंटिन्यू कराने में सफल ना हो जाए। यही कारण है कि अभी पंचायतें नहीं रखी गई हैं। लेकिन के सांथानाम के द्वारा अमेंडमेंट मूव किया जाता है, फिर पंचायतों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में रखा जाता है। उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के रूप में रखा जाता है कि सही समय आएगा जब तो देश कानून बना के संविधान के माध्यम से इन संस्थाओं को प्रदान करेगा। लेकिन तब तक देश आर्थिक रूप में सशक्त हो जाए,
तब तक एक शिक्षा का स्तर हो जाए, तब तक लोग राज्य और केंद्र के स्तर के चुनावों में लोकतांत्रिक भागीदारी, चुनावों में खड़े होकर के, पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्य बन के, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और मूवमेंट के माध्यम से मांग को मोबिलाइज़ करने के प्रक्रियाओं को सीखते हुए हर तरह के डेमोक्रेटिक टूल, डेमोक्रेटिक इक्विपमेंट और प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर लें। जब वो इतने का सशक्त होंगे तो सशक्त भारत में जब वह वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हेतु इन पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से आगे आने शुरू हो जाएंगे, तब पंचायतें आ जाएं, तब उसमें फिर रिज़र्वेशन भी आएगा और फिर उस रिज़र्वेशन के माध्यम से ये सशक्त भी होंगे। तो ये वो समय था जब SC ST रिज़र्वेशन के माध्यम से निरंतर पिछले 40 वर्षों के दौरान ये आवाज़ें अब आगे आ चुकी थीं, प्रबल हो चुकी थीं। पॉलिटिकल पार्टियां इन पर बेस्ड बनने लगी थीं। ये वो समय था अब 1990 का, जब OBC कोटा भी प्रबल हो चुका था। पार्टियां अब इस वर्ग को भी राजनीतिक रूप में भुनाने के लिए इनकी आवाज़ रखने लगी थीं। तो अब वो समय आ चुका था और फिर पंचायतें अब सशक्त हो भी जाएंगी और वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त करके आ भी जाएंगी। तो यह विचार रखे गए और मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर क्या कहते पाए गए हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि जिस समाज में पंचायतें पहले भी हैं, लेकिन अगर उस समाज में, जिस समाज में कई तरह की इनइक्वलिटीज़ हैं, जो जेंडर, कास्ट और क्लास बेस्ड और कई अनेक इनइक्वलिटीज़ हैं, ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को ये सभी इनइक्वलिटीज़ हिंडर करती हैं। हमें इसे संवैधानिक मान्यता से रेक्टिफाई करना है इन हिंड्रेंसेस को, और निरंतर सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक रिफॉर्म्स के माध्यम से सोसाइटी को भी एक नए स्केल पे लाना है। तो वो ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि ये माना तो गया कि जो पंचायतों का आइडिया है वो इंश्योर करना है ग्रास रूट लेवल पे फंक्शनिंग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बट इन ए सोसाइटी ऑफ शार्प इनइक्वालिटीज़ democratic participation is hindered by the inequalities of gender, caste and class. Traditionally, there have been caste panchayats in villages. आज भी ऐसी कास्ट पंचायत होती हैं। आपने खप पंचायतों का जिक्र सुना होगा, उनके द्वारा दिए जाने वाले फरमानों को भी सुना होगा और लगातार आपने देखा होगा, ख़ास तौर जितने भी युगल किशोर हैं उनके वैवाहिक संबंधों के विषय में जब बात आती है, चाहे ऑनर किलिंग की बात हो, चाहे कई तरह से लिमिटेशंस लगाने की बात हो विवाह संबंधों को लेके, पहनावा, पढ़ाई लिखाई और शिक्षाओं को लेकर के, तो निरंतर लोकतांत्रिक संस्थाओं के पास लोग जाते रहे हैं उन पंचायतों के नियमों के विरुद्ध। तो यदि उसी तरह की ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू रख दिया जाता जिनकी की फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक डोमिनेंट ग्रुप्स के फेवर में है, तो उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज़, उनके प्रोसेस, प्रोसीजर्स और डिसीजंस नॉन डेमोक्रेटिक रहते, डिस्क्रिमिनेटरी होते और डिप्राइविंग होते। तो क्वेश्चन है इन अ सोसाइटी, ये हो गया ट्रेडिशनली देयर हैव बीन कास्ट पंचायत इन विलेजेस, सो दैट इज़ द क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट पंचायत्स फाइंड अ मेंशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड? आंसर है द डॉक्टर अम्बेडकर argued that local elites and upper caste were so well entrenched in society that the local self-government only meant a continuing exploitation of the downtrodden masses if Indian society downtrodden masses of Indian society। आई बात समझ में? जबकि गांधी जी का नज़रिया पंचायतों को लेके क्या था, गांधी जी क्या देखते हैं, envisaged each village, गांधी जी envisaged each village as a self-sufficient unit, conducting its own affairs and saw Gram Swarajya to be an ideal model to be continued after independence। गांधी जी ये मानते थे कि जो विलेजेस हैं ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह काम करें। सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह काम करने का अर्थ ये नहीं है कि विलेजेस ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट ना करें, वो सरप्लस प्रोडक्शंस ना करें। इसका मतलब कतई भी यह नहीं था कि वो विकास के कार्यक्रमों से अचूके रहें, वो प्रोग्रेसिव ना हों।
मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1962 के बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP जब भारत में आरंभ हुआ, जो 1967 में जाके ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, इसका पर्पस भी भारत को एग्रीकल्चर वाइज सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। आज वो सेल्फ सफिशिएंसी भारत के पास है, तो भारत अनाज के विषय में पूर्ण रूप से सिक्योर है। कई क्षेत्रों में इससे लाभ हुआ। आज सरकारें ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वेस्ट इसलिए ही कर पा रही हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर वाइज इंश्योर हैं। आज ग्रामीण स्तर पर यदि कोई मांग है, कोई डिमांड है, उसी कारण से बड़े स्तर पर भारत में प्रोडक्शन भी है। डिमांड है तो ही सप्लाई है। इंडस्ट्रियों के द्वारा प्रोडक्शन करना, रोज़गार को सृजन होना, विदेशी मुद्रा की आमदनी, दूसरे क्षेत्रों में निवेश होना, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे बिजली है, चाहे कुछ भी हैं, वो इसी कारण से हो पाता है क्योंकि कृषि का क्षेत्र आत्मसंपन्न, आत्मनिर्भर हुआ। आज पंजाब के क्षेत्र में कोई खनिज नहीं है, मिनरल्स नहीं है, फिर भी पंजाब में अच्छी खासी डेवलपमेंट है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और निवेश है। उसका कारण क्या था? यहाँ पर सड़कों के जाल हैं। इसका कारण क्या था? यहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर थी क्योंकि एग्रीकल्चर में बूम आया, और उसी के कारण आज भारत पंजाब के शहरों की सड़कों को यदि देखा जाए तो दुनिया भर की तमाम गाड़ियों के ब्रांड से शोरूम भरे हुए हैं। हर तरह की होटल चेन यहाँ दिखती हैं, हर तरह के मॉल, रिजॉर्ट्स यहाँ दिखते हैं, हर तरह के छोटे उद्योग धंधे यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और एक विकास है। लोगों का लाइफस्टाइल डेवलप्ड है। रीज़न कृषि का विकास था। तो जब आप एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, आपके रिसोर्सेज दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए अनवाइंड होते हैं, अनफोल्ड होते हैं। इससे विकास होता है। लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे, ऐसा गांधी जी मानते थे। वो कहते थे कि आप उन्हें रोज़गार ग्रामीण स्तर पे दीजिए, आप उनके कौशल का विकास वहीं करिए, आप वहीं पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं, भारत के एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करें। आज हमारे शहर इसी कारण से त्रस्त हैं कि बड़े स्तर पर एक माइग्रेशन है ग्रामीण स्तर से शहरों की ओर। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा चुके हैं, चाहे जल की आपूर्ति की बात हो, चाहे सड़कों की, चाहे सरकार के द्वारा दिए गए वाहनों की, जिसे हम परिवहन कहते हैं, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट, चाहे आवास की बात हो या ज़मीन की कीमतों की, चाहे सैनिटेशन हो या बिजली, स्कूल हो या हॉस्पिटल, हर जगह पर इतना दबाव है जो उसके सहने की क्षमता से 10 गुना अधिक है। इसका कारण बड़े स्तर का पलायन है क्योंकि ग्रामीण स्तर पे विकास नहीं हुआ। जो सुविधाएं आज शहरों में हैं वो शहरों से गांव तक पहुंची नहीं। ये एक बड़ा पुल इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं और पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर माइग्रेट करती हैं। ये कुछ भी नया नहीं है जो गांधी जी ने कहा। इसी पर आधारित APJ अब्दुल कलाम ने, भारत के एक्स राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने भी ये मॉडल दिया जिसे हम पूरा कहते हैं, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ टू द रूरल एरियाज़। उन्होंने कहा कि जो शहरी सुविधाएं हैं यदि हम वो ग्रामीण स्तर तक ले जाएं तो भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, फ्रेजाइल नहीं। हमने शहरों पर फोकस किया और उसका कारण ये बनता है कि हमारे बड़े ही स्केल के शहर विकसित हुए, छोटे स्केल के शहर भी विकसित नहीं हो पाए, इसलिए सारा दबाव आज उन शहरों पर आ गया है। हमें शिफ्ट होना है, लेकिन ये भी यकायक नहीं, वरना हम श्रीलंका की तरह ख़त्म भी हो जाएंगे। जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आरंभ हुआ था तब श्रीलंका में भी हुआ। भारत ने पिछले कुछ बजट से लगातार ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात तो करी है, लेकिन